हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, आज आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर का दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। सॉलिड स्टेट में देखिए, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने सॉलिड स्टेट से संबंधित कुछ आपको प्रारंभिक जानकारी इंट्रोडक्शन दिया था। सॉलिड क्या है, सॉलिड में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर उनको भी 4 प्रकार से बांटा गया था, जिसमें हमने आपको आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड बताए थे। तो देखिए, वो जो आपकी पढ़ाई थी वो एकदम प्रारंभिक जानकारी थी सॉलिड चैप्टर का। एक्चुअल जो हमारा इंटर का सिलेबस है और इंटर लेवल का जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो आज की लेक्चर से ही शुरू होगा। बहुत प्यारा सा ये वीडियो है, और यहाँ से अगर आपको सॉलिड स्टेट समझ में आना शुरू हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि सॉलिड स्टेट आपको समझा ही दूँगा और आपके समझ में भी आ जाएगी। बस थोड़ा सा एक जगह पर टेक्निकल बात आएगी जब आपको यहाँ पर क्लोज पैकिंग आपको बताएंगे ऑफ पार्टिकल्स का। क्लोज पैकिंग में थोड़ा 3D की बात रहेगी, चूँकि बोर्ड पर 2D तक आपको बात आसानी से समझ में आएगी। 3D की जब बात आएगी तब चूँकि बात हवा में होगी, और हवा में जब बात होगी तो फिर उसके लिए माइंड को बहुत कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। तो चलिए कुल मिला के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट में ये वीडियो नंबर 2 तैयार कर रहे हैं, विशेष तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा। अब इसमें सबसे पहले बात आती है स्पेस लैटिस की बात आती है। देखिए, स्पेस लैटिस क्या चीज़ है, इसको हम दिक्जालक हिंदी में कहते हैं, और या केवल इसको लैटिस या जालक कहते हैं। अब चूँकि क्रिस्टलाइन आपने पढ़ा था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात भी की थी उसमें, तो अब उसी तरह से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एक लैटिस पॉइंट के रूप में सजाएंगे, और इस प्रकार से सजाएंगे। एक डायरेक्शन है, ये वन डायरेक्शनल है। अगर यहाँ पर दूसरा एक रो बनाई जाए तो ये 2D की बात हो गई। अब तीसरी बात भी 2D के अंतर्गत आएगी, लेकिन इसमें जब हम इन लैटिस पॉइंट को 3D स्ट्रक्चर में किन्हीं लाइन के द्वारा जोड़ते हैं। अब देखिए, इसमें लाइन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, केवल इन लैटिस पॉइंट का ही रहता है। और चूँकि उस क्रिस्टल का शेप स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसके लिए हम इन पॉइंट्स को मिलाकर और एक 3D में क्रिस्टल तैयार करते हैं। अब देखिए, ये अरेंजमेंट जो था वो यहीं तक सीमित नहीं है। अगर इसको हम X, Y और Z प्लेन में बराबर आगे बढ़ाते चले जाएं तो एक पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से स्पेस लैटिस तैयार होता है। अब देखिए, इससे स्पष्ट है, हम इसका डेफिनेशन को लगा लेते हैं। द रेगुलर एंड definite arrangements
arrangement of an infinite points। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स की बात आती है ये पॉइंट है, लेकिन पॉइंट इज़ नथिंग, पॉइंट कोई चीज़ नहीं है। इन पॉइंट्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। इन स्पेस is called space lattice और लैटिस। इसको केवल लैटिस। अब देखिए, द रेगुलर एंड डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये अनगिनत आपके पॉइंट्स हैं, और अगर इनको 3 डायमेंशनल रिपीट किया जाए और इनको मिला दिया जाए, तीनों विमाओं में आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार से जो चीज़ प्राप्त होती है, जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, उसे स्पेस लैटिस या लैटिस कहते हैं। तो आपको स्पेस लैटिस के विषय में समझ में आ गया होगा। अब चूँकि यहाँ पर इनको ये आपके लैटिस पॉइंट होते हैं, या इन लैटिस पॉइंट, इनको केबल पॉइंट्स भी कह देते हैं, इस तरीके से। अब देखिए, जब आपने स्पेस लैटिस या लैटिस के विषय में समझ लिया, अब चूँकि यहाँ पर ये जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है, अब इस जॉइंट स्ट्रक्चर में बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, तो इसमें से हम कुछ एक ऐसी चीज़ को चुनते हैं जिस चीज़ के रेपिटेशन से ही पूरा क्रिस्टल प्राप्त होता है। मतलब वही इकाई बार बार, उसी इकाई की बार बार पुनरावृत्ति होती है, रेपिटेशन होता है, और हमें पूरा का पूरा ये लैटिस प्राप्त हो जाता है उस क्रिस्टल का। तो उस छोटी सी जो इकाई है, उस इकाई को इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है, जब स्पेस लैटिस, तो एक ऐसी छोटी सी इकाई को सेट करेंगे जिसको पढ़ने से, जिसका अध्ययन करने से हमें पूरे क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज़ प्राप्त हो जाएंगी। यही कारण था, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, क्योंकि इनमें रेपिटेशन ऑफ यूनिट्स का होता है, तो उनमें कहीं पर भी कोई वाइड रेंज टेम्परेचर की नहीं आएगी। एक ही टेम्परेचर पर एक साथ वो क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ इसको आप नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूनिट सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, यूनिट सेल क्या है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पूरा क्रिस्टल लैटिस है, उसमें से किसी एक इकाई को चुन लिया जाए और उस इकाई का तीनों दिशाओं में बराबर पुनरावृत्ति कर दी जाए, तो पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, लैटिस प्राप्त हो जाए। इस तरीके की इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट इकाई होती है। इसमें उस क्रिस्टल के सभी गुण विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, यूनिट सेल की हम डिफिनीशन लिख सकते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल is the smallest three-dimensional groups of
lattice points, lattice, group of lattice points which when repeated in three dimensions in space gives the whole lattice of crystal. देखिए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स which when repeated in three dimensions in space give the whole lattice of crystal. मतलब यूनिट सेल एक ऐसा छोटे से छोटा क्रिस्टल का पार्ट है, लैटिस का पार्ट है, जिसको हम तीनों दिशाओं में उसकी पुनरावृत्ति करें तो पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार की इस छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। अब देखिए, इस इकाई सेल को जानने के बाद बिल्कुल आपकी पढ़ाई लाइन पर आ रही है सॉलिड स्टेट के लिए। इस यूनिट सेल का अध्ययन करेंगे, इसी से हमें पूरे क्रिस्टल की हर प्रॉपर्टी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, यूनिट सेल में कुछ बीमाएँ भी होती हैं। अगर इसको हम यूँ आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो अगर इसको हम ए और ये आपका बी है, ये सी है, एज लेंथ। अगर आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, चूँकि यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं और इंटरमीडिएट के सिलेबस में जो भी है वो क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात होगी। यहाँ पर इसको ए, ये आपका सी एज लेंथ है, इनका एक्सियल डिस्टेंस है, और ये बी है। चूँकि यदि ये बी है तो ये भी बी है, ये सी है तो ये भी सी है, ये ए है तो ये भी ए है। इस तरीके से यूनिट सेल के हम पैरामीटर की अब बात करेंगे। तो देखिए, ये आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, नई स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए, यूनिट सेल का डेफिनेशन। अब देखिए, इसमें पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। चूँकि दो ही पैरामीटर हैं, एक तो एक्सियल डिस्टेंस, एज लेंथ भी कहते हैं, इनके जो किनारे होते हैं उसका लंबाई, तो ये ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म पैरामीटर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका इंटरफेसियल एंगल, इंटरफेसियल एंगल या एक्सिस, माने जो फेस हैं उनके बीच में एंगल बनता है। ये आपका बी और सी के लिए अल्फ़ा, सी और ए के लिए बीटा, और ए और बी के लिए गामा। अब देखिए, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है, यूनिट सेल में इनका रिप्रेजेंटेशन आप चाहे जैसे कर लें, लेकिन इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अल्फ़ा एंगल बनेगा वो बी एंड सी। तो यहाँ पर ये आपका बी है और ये सी है, तो ये जो
बी नज़र आता है 3 डायमेंशन में। इस तरीके से लिखा गया है, चूँकि इसको न तो हम बोर्ड के ऊपर हवा में बना सकते हैं और ना बोर्ड के नीचे इसको बना सकते हैं, तो इसको इस तरीके से देखिए समझ सकते हैं। ये जो आपका है, ये जैसे ये डस्टर रखा हुआ है इस तरीके से, तो देखिए ये बी है और ये सी है, तो इसके जो बीच का एंगल है ये आपका एंगल होगा अल्फ़ा। और सी और ए, ये आपका सी है और ये आपका ए है, ये एंगल होगा बीटा और ये एंगल होगा गामा। केवल कंडीशन इतना ध्यान रखना है, चाहे जो रिप्रेजेंटेशन आप कर दीजिए, लेकिन बी एंड सी जो आपके एक्सिस होंगे उनके बीच का ही एंगल अल्फ़ा होगा, सी और ए पर बीटा होगा, ए एंड बी पर गामा होगा। इस तरीके से पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल हो गया। तो दो बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। लैटिस, स्पेस लैटिस क्या है, उस स्पेस लैटिस की जो छोटी इकाई है यूनिट सेल वो क्या है, उस यूनिट सेल के ये पैरामीटर क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड एज लेंथ। अब यहाँ पर तीसरी जो बात आती है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए ये जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, इसके लिए मेनली इनको 4 टाइप से, एक तो आपका सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और फोर्थ रहता है एंड या फेस एंड भी लिख सकते हैं या एंड लिख सकते हैं, यानी जो किनारा, जो फेस का अपोजिट साइड के 2 फेजेस होते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अब देखिए ये 4 प्रकार का है। इसमें से इसकी बात बहुत कम होगी। ओवरऑल आप चाहे जो पढ़ाई पढ़ रहे हों, तैयारी कर रहे हों, बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो, नीट की बात हो, IIT की बात हो, यहाँ से आपको बहुत कम क्वेश्चन प्राप्त होंगे। इसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यानी प्रमुख रूप से ये 3 प्रकार से, प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बात इस वीडियो में प्रिमिटिव यूनिट सेल तक की बात करते हैं। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, इसके लिए हम फिर से एक लैटिस बनाते हैं 3 डायमेंशन। केयरफुल्ली इसको आप स्टडी करेंगे। देखिए देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, यानी इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल points are present only at the corners of the unit cell। यानी जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जिस यूनिट सेल के केवल और केवल कॉर्नर पर होते हैं, इस प्रकार की यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल
कहते हैं, हिंदी में मौलिक इकाई सेल कहते हैं या सरल इकाई सेल कहते हैं। देखिए तो 8 पॉइंट्स अर्थात एक यूनिट सेल में 8 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं सभी कॉर्नर्स पर। तो इस प्रकार की यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में। यानी इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉइंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। अब देखिए इस प्रकार की यूनिट सेल को जब प्रिमिटिव यूनिट सेल कह दिया, अब इस प्रकार की जो यूनिट सेल थी उस यूनिट सेल का हमारे साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और अध्ययन करने पर ये पाया कि इनमें जरा सा भी अगर इनके एक्सियल डिस्टेंस, अगर इनके इंटरफेसियल एंगल, इनमें जरा भी डिफरेंस कर दिया जाए तो असंख्य प्रकार की यूनिट सेल ये तैयार हो जाती हैं। अब चूंकि ये असंख्य प्रकार की तैयार होती हैं, देखने में ऐसा ही लगा, लेकिन जब थारो स्टडी की गई तो हमारे साइंटिस्ट थे ब्रेवियस। अगस्त ब्रेवियस ने 1848 ईस्वी में ये कन्फर्म कर दिया थारो स्टडी करने के बाद कि इसमें ये मुख्य रूप से 7 टाइप्स के होते हैं। कितने? 7 टाइप्स। इन 7 टाइप्स को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अभी यहाँ पर बात ब्रेक कर देंगे। ये जो आपका दूसरा है ये नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे, तीसरा है इसको नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे, लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात इस वीडियो में आपको समाप्त करेंगे। चूँकि अब देखिए ब्रेवियस ने ये कहा कि इनका 7 प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। उन 7 प्रकार के अरेंजमेंट को समझने के लिए आपको एक ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे गुरुदेव हमको पढ़ाते थे तो बड़ी बातों में और मजाक में और हंसी में इन 7 ब्रेवियस क्रिस्टल सिस्टम को बड़ी आसानी से समझा दिया। चूँकि इनमें इनकी एज लेंथ में डिफरेंस होता है, इनके जो एज के बीच में बॉन्ड एंगल है उसमें डिफरेंस होता है, उस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए बड़ा अच्छे ढंग से वो कहते थे और विशेष तौर पर उन मनचले स्टूडेंट्स के लिए कटाक्ष भी था उनका और बड़ा करते थे। और देखिए आज आपको डेफिनेट है ये चीज़ बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी, जो कि बहुत टिपिकल है। और अगर टिपिकल नहीं है तो कम से कम कंफ्यूज तो करने वाली है ही, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ट्राई क्लिनिक की बात आ गई, तो ट्राई क्लिनिक तक आपको याद होता है कि इसमें A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। ये भी याद होगा अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल बीटा इज़ नॉट इक्वल गामा इज़ नॉट इक्वल 90 डिग्री। लेकिन जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उनमें तमाम ऐसे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें A B बराबर हैं या नहीं बराबर हैं, फिर C बराबर है, अल्फ़ा बराबर है। तो इसको इस ट्रिक के द्वारा तैयार कर लेते हैं। और देखिए वो ट्रिक क्या है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं C T और मारी तो हेक्सागोनल हॉस्पिटल की मोनो क्लिनिक में इलाज नहीं हो पाएगा और आपको ट्राई क्लिनिक में जाना पड़ेगा। यानी सीटी और मारी तो हेक्सागोनल नामक हॉस्पिटल के एक क्लिनिक में इलाज नहीं हो पाएगा, आपको 3 क्लिनिक में जाना पड़ेगा। अब देखिए सी का मतलब आपको लिखना है क्यूबिक, इसका टेट्रागोनल, ये आर्थो रोहम्बिक और ये है रोहम्बोहेड्रल, ये है
हेक्सागोनल, ये है मोनोक्लिनिक, ये है ट्राई क्लिनिक। अब देखिए बड़ी आसानी से आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, केवल जरा सी सावधानी, पहले में सब कुछ बराबर है, अल्फ़ा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर और ये 90 डिग्री। दूसरे में एक को राइट हैंड साइड से नॉट इक्वल करते चले जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें अल्फ़ा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर 90 डिग्री। अब इसमें एज नॉट, दोनों को नॉट इक्वल करते हैं, अल्फ़ा बराबर, बीटा बराबर, गामा 90 डिग्री। अब आप बात आती है रोम्बोहेड्रल का, इसका जो फेशियल जो एज लेंथ है वो फिर से A इक्वल B इक्वल C यानी एज ए क्यूब बनता है, और इसमें अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए इसमें फिर से हम एक चीज़ को बिगाड़ देते हैं, A इक्वल B इज़ नॉट C। अब यहाँ पर हेक्सागोनल में थोड़ा सा अल्फ़ा इक्वल बीटा 90, लेकिन गामा जो है वो 120। अब इसमें दोनों को बिगाड़ देते हैं, A इज़ नॉट इक्वल B इज़ नॉट इक्वल C, और यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल गामा इक्वल, यहाँ अल्फ़ा और बीटा था, यहाँ अल्फ़ा गामा 90 डिग्री और बीटा इक्वल नॉट इक्वल 90 डिग्री। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको, वरना तो ये सब सीटी और मारी तो हेक्सागोनल के मोनोक्लिनिक में इलाज ना होकर के ट्राई क्लिनिक में होगा। अब चूँकि ट्राई क्लिनिक के लिए सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कोई आपस में बराबर नहीं है। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल बीटा इज़ नॉट इक्वल गामा इज़ नॉट इक्वल 90 डिग्री। इस तरीके से आप इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं। इसमें नीट और जी में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि विकल्प में लिख दिया जाएगा रोम्बोहेड्रल और 4 विकल्प होंगे, या कभी कभार इसमें कथन और कारण वाले भी क्वेश्चन में आता है। तो इस कंडीशन का ऑप्शन सही होगा। अगर आर्थोरोम्बिक का आता है तो इस कंडीशन का सही होगा। इस तरीके से आज आपको प्रिमिटिव, चूँकि प्रिमिटिव भी का जो शेप है वो क्यूबिक है, टेट्रागोनल, यहाँ तक ट्राई क्लिनिक तक रहता है। तो आज यहाँ पर आपको ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।